नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 65 के साथ लगातार बढ़ते हुए कदम के साथ आपके साथ सामने हूं। बिल्कुल मैं गुप्त साम्राज्य की बात करनी है। आज 65वें लेक्चर से एक बिल्कुल फ्रेश और एक बेहतरीन साम्राज्य की शुरुआत हो रही है जिसको गुप्त साम्राज्य बोलते हैं। और गुप्त साम्राज्य में आज अपन गुप्त शासक भाग 1 में कवर करेंगे। दो भागों में कवर करेंगे गुप्तों को, गुप्त शासक भाग 1 और गुप्त शासक भाग 2। तो गुप्त शासक भाग 1 में गुप्त साम्राज्य की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की कौन सी किताब है? देवी चंद्रगुप्तम। हरिशेन का आपको मालूम है प्रयाग प्रशस्ति। फाहियान जो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, फाहियान उज्जैन में पहुंचे थे, उनका विवरण। भानुगुप्त जो गुप्त शासक भानुगुप्त हैं उनका एरण अभिलेख और गुप्तों की मुद्राएं और अभिलेख जो कि यूपी और बिहार से सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। तो गुप्तों की मुद्राएं और अभिलेख, तो ये पांचों सोर्स जो हैं जिनसे अपन को गुप्त के बारे में सारी जानकारी मिलती है। संभवतः गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे दोस्तों। संभवतः जो गुप्त शासक हैं वो कुषाणों के सामंत थे। गुप्तों की उत्पत्ति को लेकर कई मत हैं कि गुप्त कौन से वर्ण के हैं, इसकी उत्पत्ति को लेकर कई मतभेद हैं, कई मत हैं। जैसे गौरी शंकर ओझा जी कहते हैं कि गुप्त जो है वो क्षत्रिय हैं। गुप्त जो है वो क्षत्रिय हैं। कौन बोलते हैं? गौरी शंकर मेहता। काशी प्रसाद जायसवाल क्या बोलते हैं कि शूद्र या जाट हैं। काशी प्रसाद जायसवाल बोलते हैं गुप्त जो है वो शूद्र या जाट हैं। रोमिला थापर जी क्या बोलती हैं कि गुप्त जो है वो वैश्य हैं। और आजकल देखा जाए तो गुप्ता जो गुप्त मतलब वैश्य समाज, बढ़िया समाज। तो वैश्य समाज ये सर्वाधिक मान्य मत भी है रोमिला थापर जी का। और हेमचंद्र राय चौधरी बोलते हैं ब्राह्मण। तो चारों वर्ण बता दिए लोगों ने। सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त रोमिला थापर जी का है जो कि वैश्य वर्ण के हैं और सर्वाधिक मान्य है। शासकों की बात करें गुप्तों में तो श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य और विष्णुगुप्त। बहुत सुंदर इसको कोड में पिरोया है, श्री घचम सचम कुस्कम। श्री घचम सचम कुस्कम, ये तो आपको निश्चित तौर पर पसंद आएगा। और पसंद आ रहा है तो एक लाइक मारिए, शेयर करिए और लेक्चर को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी दीजिए। ठीक है। तो श्री घचम सचम कुस्कम, श्री मतलब श्रीगुप्त, घा से मतलब घटोत्कच गुप्त, चंद से मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट, सा से मतलब समुद्रगुप्त, चंद से मतलब चंद्रगुप्त सेकेंड, फिर कु से मतलब है कुमारगुप्त और स्कंद से मतलब है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए कोड में नहीं लिया गया। श्री घचम सचम कुस्कम। ठीक है। ये कोड एग्जैक्टली मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो उनकी देन है ये। तो श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य और विष्णुगुप्त, ये शासकों का क्रम है। परवर्ती गुप्त का अलग क्रम रहेगा, वो दूसरे लेक्चर में आएगा इसमें। अब जो प्रभावती गुप्त हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त की पुत्री है प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त द्वारा लिखवाए गए पूना के ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है। प्रभावती गुप्त द्वारा लिखवाए गए पूना के ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त वंश के लोग जो हैं वो धारण गोत्र के थे। किससे पता चलता है? पूना अभिलेख किसने लिखवाया है? प्रभावती गुप्त ने। क्या पता चलता है कि गुप्त वंश के लोगों का गोत्र क्या था? धारण गोत्र के थे। और गुप्तों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब शासक नंबर 1 की बात करते हैं, श्रीगुप्त। 240 में स्थापना है दोस्तों श्रीगुप्त के द्वारा। तो 240 एडी गुप्तों की स्थापना है, ध्यान देंगे जरा। तो 240 से 280 40 साल तक श्रीगुप्त जी रहे। गुप्तों का आदि पुरुष या आदिराज कहते हैं इनको। इन्हें गुप्तों का आदि पुरुष या आदिराज कहते हैं क्योंकि ये संस्थापक हैं श्रीगुप्त। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की जो सामान्यतः उस समय के सामंत धारण करते थे। ध्यान दीजिए, ये संभवतः गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे। तो कुषाणों के सामंत रहते हुए ये महाराज की उपाधि धारण करते थे। सामंत मतलब महाराज। तो इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की जो सामान्यतः उस समय के सामंत धारण करते थे। और बिहार में एक मंदिर बनवाने हेतु इन्होंने 24 गांव दान में दिए थे। श्रीगुप्त के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है
कि बिहार में एक मंदिर बनवाने के लिए इन्होंने 24 गांव दान में दिए थे। दूसरे हैं घचम घा घटोत्कच गुप्त, 280 से 319, सन याद नहीं रखना है। उपाधि इनकी भी महाराज थी, उपाधि इन्होंने भी महाराज ही रखी, अर्थात ये भी सामंत हैं। ये रिद्धपुर अभिलेख से पता चलता है, इनकी उपाधि भी महाराज थी घटोत्कच गुप्त की। ये किससे पता चलता है? रिद्धपुर अभिलेख से। तीसरा है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनका समय याद रखिए 319 से 335, लगभग 16 वर्ष, 319 एडी से लेकर 335 एडी, और यही वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं गुप्त साम्राज्य के। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? तीसरे नंबर में चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्तों को साम्राज्य का दर्जा इन्होंने ही प्रदान करवाया। गुप्त को जो गुप्त राज्य था उसको साम्राज्य का दर्जा जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही प्रदान करवाया। कुषाणों की सामंती से स्वतंत्र पहली बार इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके पहले के लोग काय की उपाधि धारण कर रहे थे? महाराज की। लेकिन पहली बार इन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, क्योंकि ये अब राष्ट्रकूटों के सामंती से स्वतंत्र हो चुके थे। तो महाराज ना होके अब ये क्या हो गए? महाराजाधिराज। तो महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सबसे पहली बार धारण की, और इसी क्रम में इन्होंने 319-20 में गुप्त संवत चलाया। सुपर इंपॉर्टेंट, गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। कब चलाया? 319 एडी में, 319-20 में। ठीक है, ध्यान रहेगा। विवाह लिच्छवी राजकुमारी, इनका विवाह जो चंद्रगुप्त फर्स्ट का है, इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ, और कुमार देवी से इनको जो पुत्र प्राप्त हुआ वो था महान बंदा समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। और सर्वप्रथम चांदी की मुद्राओं का प्रचलन जो है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही करवाया। तो सर्वप्रथम चांदी की मुद्राओं का प्रचलन इसी ने कराया। तो चंद्र का मतलब चांदी, चंद्र का मतलब चांदी, चंद्रगुप्त फर्स्ट मतलब चांदी। ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद इनका पुत्र था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का टाइम याद रखें दोस्तों, 335 से लेके 380, 45 ईयर्स तक ये रहे। 335 से लेके 380 तक समुद्रगुप्त। इन्हें लिच्छवी दौहित्र भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र का मतलब होता है नाती, ग्रैंडसन, है ना। तो क्योंकि इनके नाना जो थे वो लिच्छवी थे ना, मम्मी इनकी जो लिच्छवी राजकुमारी थी, समुद्रगुप्त की माँ जो कुमार देवी थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी, तो इनके नाना जो थे वो लिच्छवी के थे, तो लिच्छवी के नाती हैं ये, लिच्छवी दौहित्र कहलाते हैं। ये कांच नाम से भी प्रसिद्ध थे। समुद्रगुप्त को प्यार से लोग कांच भी बोलते थे। तो समुद्र का पानी कैसा होता है? कांच जैसा साफ, तो ऐसे कांच नाम से भी प्रसिद्ध थे। गुप्तों का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के समय हुआ। गुप्तों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्र जैसा विस्तार हुआ, जैसा नाम वैसा विस्तार, समुद्र जैसा विस्तार इन्हीं के समय हुआ। उपाधियां कौन कौन सी थी? पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र, व्याघ्र मतलब शेर, व्याघ्र पराक्रम, और पृथिव्या प्रथम वीर। ये वाली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पृथिव्या प्रथम वीर, पृथ्वी का प्रथम वीर। पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम और पृथिव्या प्रथम वीर, ये उपाधियां थी समुद्रगुप्त की। इनकी विजयों के बारे में हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। समुद्रगुप्त की विजय किसमें लिखी है? प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिशेन ने। कौन सी शैली में लिखा है? चंपू शैली में। चंपू शैली का मतलब क्या है? गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखी गई शैली क्या कहलाती है? चंपू शैली। गद्य में भी लिखा हो, कविता फॉर्मेट में भी लिखा हो, और पद्य में भी लिखा हो, है ना। कविता फॉर्मेट में और गद्यांश फॉर्मेट में, दोनों में लिखा हो, ठीक है, वो चंपू शैली। अब हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति में 5 तरीके की विजय इनकी बताते हैं, विस्तार बताते हैं। पहला है आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त कहां था दोस्तों? जम्मू कश्मीर से लेकर नर्मदा तक, और यहां गांधार से लेकर असम तक। पश्चिम में गांधार से लेकर असम तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर नर्मदा तक, यह पूरा क्षेत्र जो था यह था आर्यावर्त। तो गांधार से असम तथा जम्मू कश्मीर से नर्मदा तक कुल इन्होंने 12 राज्यों को जीता, और इनकी नीति जो थी वो आर्यावर्त राज्य प्रश्वोद्धारण थी। क्या थी इनकी नीति जो थी आर्यावर्त के लिए? वो नीति थी आर्यावर्त राज्य प्रश्वोद्धारण, मतलब आर्यावर्त के राज्यों को जीतकर उन्हें धारण कर लेना, अर्थात उनको अपने राज्य में मिला लेना, राज्यों को जीतकर अपने में मिलाना। यह नीति थी इनकी आर्यावर्त विजय में।
दूसरी विजय है दोस्तों इनकी दक्षिणापथ की विजय, दक्षिण के राज्यों की विजय है, दक्षिणापथ की विजय। यहां भी इन्होंने 12 राज्यों को जीता और इसकी नीति क्या थी? यहां पे ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण करके उनको अनुग्रहित करके मोक्ष कर दो। पहले राज्य जीतेंगे और फिर वापस करेंगे। ग्रहण मोक्ष, ग्रहण करके उनको मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो, अनुग्रह कर दो, उन पे दया कर दो। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह, पहले राज्यों को जीतेंगे और फिर उन राजाओं को वापस कर देंगे, सालाना उनसे कुछ टैक्स वसूलेंगे। कौशल में महेंद्र राजा को ऐसे ही जीता इन्होंने और कांची में विष्णुगुप्त को इसी तरीके से जीता था। दक्षिण पथ में कौशल में कौन थे? महेंद्र, और कांची में विष्णुगुप्त को इसी तरीके से दक्षिणापथ की विजय में जीता। किसने जीता? समुद्रगुप्त ने जीता। नेक्स्ट है आटविक राज्यों की विजय। आटविक का मतलब होता है वन, अरण्य। आटविक मतलब होता है वन। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक के वन प्रदेशों पर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर और मध्य प्रदेश के जबलपुर तक के जो वन प्रदेश थे, इन पर इनका अधिकार हो गया। चौथा, सीमावर्ती राज्यों की विजय। जो फ्रंटियर स्टेट्स थे, जो सीमांत थे, सीमावर्ती प्रदेश थे, उनके राज्यों की विजय में 5 प्रदेश जीते इन्होंने। कौन कौन से दोस्तों? आता है यहां से प्रश्न। समतट जीता इन्होंने। समतट मतलब पूर्वी बंगाल, या बोल रहे हैं आधुनिक बांग्लादेश जो है, समतट जीता। समतट क्या है? पूर्वी बंगाल। ड्वाक तथा कामरूप, ड्वाक आ चुका है दोस्तों परीक्षा में। कामरूप तो आपको मालूम है, कामाख्या मंदिर असम में है, तो कामरूप वहीं से समझ में आ जाएगा, असम का कामरूप। और ड्वाक याद रखना है, ड्वाक क्षेत्र भी जीता था असम का, ड्वाक असम का। ठीक है। कर्तपुर, कर्तपुर बोलने में करतारपुर टाइप लगता है, तो जालंधर का करतारपुर वो कर्तपुर। और नेपाल भी जीता था इन्होंने। तो ये 5 जो है सीमावर्ती राज्य जीते थे। कौन कौन से? फिर से बोल रहा हूं, पूर्वी बंगाल समतट, ड्वाक तथा कामरूप 2 हो गई है, असम, कर्तपुर, जालंधर का करतारपुर और नेपाल। नेक्स्ट बात करते हैं विदेशी शक्तियों से संबंध, या विदेशियों को इन्होंने किस किस को जीता है? तो ऑब्वियसली कुषाणों को हराया होगा, क्योंकि कुषाणों के सामंत थे ये, तो कुषाणों को हरा के ही ये स्वतंत्र हुए हैं। तो कुषाण, शक, मुरुंड, श्रीलंका और पूर्वी एशिया के द्वीपों को इन्होंने जीता। इसलिए विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। जैसे कि नेपोलियन ने विश्व विजय की सोची थी, काफी चीजों को जीता था, वैसे ही इन्होंने शक, मुरुंड, कुषाण, श्रीलंका, पूर्व एशिया के द्वीपों को जीता। नेपोलियन ने भी अलग अलग द्वीपों की विजय करी थी, बहुत सारे द्वीपों की विजय करी थी, और फाइनली वाटरलू द्वीप के युद्ध में वो मारा गया था, है ना। और एक द्वीप में जहां इसकी मृत्यु हुई थी, हा से नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, उस द्वीप में उसकी मृत्यु हुई थी, हा से कुछ नाम है नेपोलियन की। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ है। तो विंसेंट स्मिथ ने किस भारत का नेपोलियन कहा है? किसको? समुद्रगुप्त को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है दोस्तों? ठीक है, ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो भारत का कोहिनूर ले गया था, ठीक है, उसको ईरान का नेपोलियन भी कहा गया है। इनके दरबारी विद्वान, जो समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान थे, वो वसुबंधु थे। इंपॉर्टेंट है, वसुबंधु थे। और संपूर्ण विजय के बाद जो है समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। सिक्कों पर भी अश्वमेध करते हुए, यज्ञ करते हुए सिक्कों पर भी अंकन कराया उसने। अश्वमेध टाइप के सिक्के कहलाते हैं वो। ठीक है, समुद्रगुप्त कविराज थे, वीणा प्रेमी थे, और यह प्रश्न आ चुका है कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इनका अंकन है। सिक्कों पर मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन था। तो मैंने कैसे याद कराया था वहां? गौरी और लक्ष्मी। गौरी मतलब पार्वती और लक्ष्मी। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन है, मां लक्ष्मी का। इसी तरीके से समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का अंकन है। और इन्होंने कई प्रकार के सिक्के और चलाए, जैसे गरुण प्रकार के सिक्के, इसका मतलब सिक्कों में गरुण बना है। धनुर्धारी सिक्के, परसु मतलब फरसा बना हुआ सिक्के, परसु सिक्के, व्याघ्र हनन सिक्के, मतलब शेर को मारते हुए दिखाया गया सिक्का, सिक्के में दिखाया गया व्याघ्र हनन सिक्के आदि। तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा चलवाए गए अलग अलग प्रकार के छापे, अलग अलग प्रकार के अंकन के सिक्के हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। गुप्त साम्राज्य, गुप्त शासकों का भाग 1। गुप्त शासकों के भाग 2 की बात अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 66 में। लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर करिए, वन वे कम्युनिकेशन ना रखिए। आपका स्नेह देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।